प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में सीखेंगे। मानव नेत्र जिसके द्वारा हम इस पूरे संसार को, पूरी दुनिया को, इस दुनिया की खूबसूरती को देखते हैं। यदि नेत्र न हो तो ये संसार हमारे लिए क्या है? शून्य के समान है, अंधकार के समान है, क्योंकि आँख के बिना कुछ भी देखना संभव तो है नहीं। तो हम इस नेत्र के बारे में, नेत्र की बनावट, क्रिया विधि के बारे में सीखेंगे। कैसे प्रतिबिंब बनता है वो भी जानेंगे। किस प्रकार हम देखते हैं, देखने की क्रिया क्या होती है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तत्पश्चात इसमें होने वाले दोषों को भी जानेंगे कि क्या इसमें दोष होते हैं, किस कारण से होते हैं, उस कारण का निवारण क्या है, उपचार क्या है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। तो मानव नेत्र एक अद्भुत, मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। आप जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान के माध्यम से जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें, तो नेत्र क्या करता है? देखने का काम करता है और देख करके अनुभव करता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय है। हाथ है, कर्मेंद्रिय है, क्योंकि हाथ से काम करते हैं। तो जिस इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं वो अद्भुत ज्ञानेंद्रिय नेत्र है। यह नेत्र ही हमारे संसार के अद्भुत चीजों को, प्राकृतिक दृश्यों को देखने योग्य बनाता है। आंख यदि बंद कर दें तो हम किसी वस्तु के, किसी पदार्थ के गंध का, स्वाद का पता लगा सकते हैं, उसके कठोरता का अनुभव कर सकते हैं, गर्म है कि ठंडा है इसका अनुभव स्पर्श करके कर सकते हैं। ध्वनि के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं कि दूर स्थित है कि नज़दीक स्थित है, लेकिन देख नहीं सकते। आंख बंद करके रंगों को पहचानना तो असंभव, क्योंकि ये दुनिया रंगीन है और रंगों की खूबसूरती बड़ी मनमोहक होती है। अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, मनमोहक दृश्य होता है। चारों तरफ हरियाली होती है, जिधर नज़र दौड़ाएं हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। तो यह जो हमें सुख मिलता है वो नेत्र के द्वारा ही मिलता है। तो हम आज उस नेत्र के बारे में सीखेंगे। ये मानव नेत्र एक कैमरे की तरह होता है। जैसे कैमरे में कोई फिल्म रिकॉर्ड कर दी जाती है, उसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक उसी तरह से मानव नेत्र में भी होता है। मानव नेत्र का ये सरल चित्र, वैसे तो अलग अलग पुस्तक में आप देखेंगे तो अलग अलग तरह से चित्र मिलेगा, चाहे किसी भी तरह से चित्र आप बनाइए। तो इसके कुछ प्रमुख भाग दिए गए हैं, क्रमानुसार इनको हम देखेंगे। दृढ़ पटल या श्वेत पटल, जिसको स्क्लेरा भी कहते हैं, यह मानव नेत्र का सबसे ऊपरी परत होता है और इसे दृढ़ पटल कहते हैं। यह कड़ा होता है और सफेद होता है। उसके बाद है कॉर्निया। ये कॉर्निया स्क्लेरा के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है और जिसे कॉर्निया कहते हैं। किसी वस्तु से आने वाला जो प्रकाश होता है वो नेत्र में कॉर्निया के माध्यम से ही प्रवेश करता है। किसी वस्तु से जब प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो वह प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, कॉर्निया के माध्यम से ही हमारी नेत्र में प्रवेश करता है। ये रक्तक पटल, जिसको कोराइड भी कहते हैं, यह स्क्लेरा के नीचे वाला भाग होता है। अर्थात दृढ़ पटल या श्वेत पटल, इसके नीचे वाले भाग को, ये हुआ स्क्लेरा, तो इसके नीचे वाला ये भाग, ये हुआ रक्तक पटल या अंग्रेजी नाम है कोराइड। उसके बाद है आइरिस या परितारिका, ये है। कॉर्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों में होता है।
और आप देखते होंगे कि किसी व्यक्ति की आंखें नीली होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की किसको कहते हैं कि बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, जिसको हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में बिलरखा कहते हैं। तो ये आंखों का जो रंग होता है यह उसी पर निर्भर करता है, आइरिस पर, परितारिका पर आंखों का रंग निर्भर करता है। इसी पर डिपेंड करता है, आइरिस पर। उसके बाद पुतली, पुतली जिसको नेत्र द्वार भी कहते हैं, अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। नेत्र द्वार, आइरिस के बीच में एक छोटा सा गोलाकार छेद होता है जिसे नेत्र द्वार कहते हैं। यह काला दिखता है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी रंग का प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए काला। काला रंग किसी प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है, वो जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं सबको ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे लाल रंग है, वो लाल फूल है, वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को उसमें से केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को अवशोषित कर लेता है। सफेद रंग सभी को परावर्तित करता है, लेकिन काला सभी को अवशोषित कर लेता है। तो यह प्यूपिल छोटा सा गोलाकार होता है, काला रंग का होता है। इसके बाद सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां। सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे नेत्र में। आइरिस के पीछे ये होता है, आइरिस के पीछे वाली परत ये होती है सिलियरी मसल्स, जो नेत्र लेंस को लटकाए रखती है। नेत्र लेंस को, ये नेत्र लेंस है, ये इस लेंस को ये लटकाए रखती है। इसका एक और काम है, जैसे आप किसी तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो क्या होता है? क्या सभी चीजें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। प्रकाश से आप अंधकार में चले गए तो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ देर रहने के बाद धीरे धीरे वहां की कुछ कुछ वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पर नेत्र फैलता है। नेत्र का जो साइज है, पुतली है, वो फैलता है। वही काम करता है ये सिलियरी मसल्स। आप अंधेरे से यदि अचानक बाहर निकलते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले लू वाला मौसम था, कड़ाके की धूप हो और आप किसी बंद कमरे में हो जहां पर अंधेरा हो, और जब अचानक दरवाजा खोल करके बाहर का नजारा देखते हैं तो कैसा अनुभव होता है? आंखें सिकुड़ने लगती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। अचानक प्रकाश आ जाता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये काम सिलियरी मसल्स करता है। जबकि आप अंधकार से प्रकाश में जाएं या प्रकाश से अंधकार में जाएं तो आपकी आंखों को देखने के योग्य बनाता है। देखने की जो संयोजन क्षमता होती है उसको सुयोग्य बनाता है। वो काम सिलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मानव नेत्र का। अब आते हैं नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस या जिसको आई लेंस, क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। ये नेत्र लेंस पारदर्शी और जेली जैसे मुलायम पदार्थ का बना होता है। ये उत्तल लेंस होता है। सिलियरी पेशियों की क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने सिलियरी पेशियों के बारे में बताया, तो सिलियरी पेशियां करती क्या हैं? फोकस दूरी को समायोजित करती हैं।
किसी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे। अभी आपने कुछ क्लास पहले ये देखा है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है उत्तल लेंस में। तो यहाँ हमारे नेत्र में उत्तल लेंस है, तो अनंत से जब वस्तु को यहाँ से मान लीजिए नेत्र के लिए अनंत हो जाएगा, तो अनंत से जब वस्तु यहाँ पर निकलने वाला प्रकाश यहाँ पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा तभी हम देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक होगा कहीं रेटिना, दृष्टि पटल, रेटिना देखिए यहाँ पर है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है रेटिना पर, तब हम देखते हैं। तो रेटिना का मतलब ये हुआ कि लेंस से ये जो डिस्टेंस है वो फोकस दूरी है। तो अनंत पर जब वस्तु हो तो फोकस पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो जब कोई वस्तु दूर होती है तो उसका भी प्रतिबिंब फोकस पर बने, थोड़ा नजदीक हो तो उसका भी प्रतिबिंब फोकस पर बने, तब न हम देख पाएंगे। तो ये काम उस फोकस दूरी को एडजस्ट करना, समायोजित करने का काम ये पक्षमाभी पेशियां करती है। और नेत्र लेंस ये लचीला होता है, ये कभी सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। जेली जैसे मुलायम पदार्थ का होता है, शीशे का नहीं होता है, ठोस नहीं होता है। तो सिलेरी पेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकती है। नेत्र लेंस ये आगे चल करके दो भागों में बंट जाता है। एक को AH एक्वस ह्यूमर और एक को विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता है ये नेत्रोद, और ये है VS विट्रियस ह्यूमर, जिसको काचाभ द्रव कहा जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रेटिना, दृष्टि पटल, जहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है, प्रकाश को आसानी से ग्रहण करता है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस का जो गुण है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। अब विशाल वृक्ष का, विशाल कोई इमारत हो, बिल्डिंग हो, उसका छोटा सा प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। अब मान लीजिए कि उसी के बराबर प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बने तो क्या हम देख पाएंगे? उतना स्पेस तो है नहीं आंख में कि किसी बिल्डिंग का, किसी वृक्ष का सामने किसी दूसरे व्यक्ति का ही चित्र बने। मान लीजिए इस कलम का ही चित्र बने और इसी के बराबर बने तो इसका छोटा सा अंश देख पाएंगे, लेकिन नहीं, इसका छोटा प्रतिबिंब, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब, और वो भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन देखने की जो अनुभूति होती है मस्तिष्क के द्वारा होती है, और मस्तिष्क को उसको सीधा हमें दिखाता है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया उल्टी है और हम उसको सीधा देखते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिबिंब मस्तिष्क में जो ये रेटिना है, रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क के द्वारा उसे हमें सीधा देखने का अनुभव होता है। ये मस्तिष्क का कमाल है। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल से दो तंतु जुड़े होते हैं, दो तंत्रिकाएं होती हैं, छड़ और शंकु। छड़ और शंकु इस तरह से, इस तरह से ये शंकु हो गया, और इसके बीच में ये छड़, तो छड़ और शंकु दो तंत्रिकाएं होती हैं। छड़ और शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचती है। जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो दृक् तंत्रिकाएं
जो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम करती हैं, नर्व्स होती हैं, वो मस्तिष्क तक उसको पहुंचाती हैं और तब हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है, अनुभव होता है। रेटिना के बीच में एक पीत बिंदु होता है, येलो पॉइंट, पीत बिंदु, और एक ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु भी होता है। पीत बिंदु में केवल शंकु होते हैं, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट, जब ये ब्लाइंड स्पॉट, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अंध बिंदु पर जब प्रकाश पड़ता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है और उसका अनुभव मस्तिष्क को नहीं होता। नेत्र लेंस जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है और इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर, व्यास 2.3 सेंटीमीटर। ये हो सकता है कि आपको 1 नंबर के प्रश्न में काम में आ जाए। ये डेटा 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब देखने की क्रिया कैसे होती है, वर्किंग ऑफ आई क्या, कैसे हम देखते हैं? जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख पर पड़ती हैं तो वे कॉर्निया और नेत्र लेंस, कॉर्निया और नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होती हैं, क्योंकि लेंस है और लेंस में अपवर्तन ही होता है, परावर्तन तो होता नहीं। परावर्तन अगर होगा तो ये प्रकाश पुनः लौट जाएगा बाहर, तो हम देखेंगे क्या? प्रतिबिंब यहां बनेगा नहीं तो देखेंगे क्या? कॉर्निया और नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद वो दृष्टि पटल इस रेटिना पर पहुंचती है। ये जो लास्ट देख रहे हैं, ये लास्ट, ये रेटिना, इस रेटिना पर पड़ती है तो वहां पर उसका वास्तविक उल्टा और साफ प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। इसमें होता क्या है कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सी अधिक मात्रा में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं और जब उन पर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और वे विद्युत सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करती हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उस प्रतिबिंब की या जो भी सूचना नेत्र को मिल रही है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाता है, माइंड तक पहुंचाता है और वो मस्तिष्क उसकी वहीं पर तुरंत एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है और उस सूचना को प्रेषित करता है, ट्रांसमिट कर देता है, जिससे कि हम जैसा वस्तु है वैसा देख लेते हैं। बस यही छोटी सी क्रिया होती है देखने की, लेकिन इतनी फास्ट होती है, इतनी तीव्र कि जिसका कैलकुलेशन नहीं हो पाता है कि कितना जल्दी प्रतिबिंब बना, रेटिना उसको प्रेषित किया मस्तिष्क तक, मस्तिष्क उसका एक्सप्लेनेशन किया और वो तुरंत हम देख लेते हैं, समझ जाते हैं। तो ये इतना फास्ट होता है जिसका कैलकुलेशन हम अभी नहीं कर पाएंगे किसी कैलकुलेटर और कंप्यूटर के द्वारा। ये बहुत तीव्र क्रिया होती है। अब एक तो बातें और समझ लें, तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां की वस्तुओं को देखने में कुछ समय लगता है। नेत्र के वर्णन के समय ही मैंने इसको बताया था, ये प्रश्न चूंकि परीक्षा में आता है 2 नंबर का। तो किसी तीव्र प्रकाश से आप कम प्रकाश में जाएंगे तो क्या होता है, आंख की जो पुतली है वो सिकुड़ कर, तीव्र प्रकाश में जब आप रहेंगे तो आंख की पुतली सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी और उसी अवस्था में आप अंधेरे में चले जाते हैं। तो चूंकि पुतली सिकुड़ी हुई है उसको फैलने में थोड़ा समय लगेगा, तब जब पुतली फैलेगी तब आंख खुल करके बड़ा होगा, तब अंधेरे में रखी वस्तुओं को हम देखते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि अंधेरे में रहते हैं तो पुतली फैली होती है
और जब वहां से हम तीव्र प्रकाश में प्रवेश करते हैं, तीव्र प्रकाश में हम जाते हैं, तो अचानक से बहुत सा प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करने लगता है, जिसको सहन नहीं कर पाता है। आंख के अंदर उतनी सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो वो पुतली धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ करके इस तरह से एडजस्ट होती है, इस तरह समायोजित होती है कि जितनी मात्रा आंख सहन कर सके उतनी ही मात्रा का आंख में प्रवेश हो प्रकाश का, उतनी ही प्रकाश की मात्रा का आंख में एंट्री हो सके, तब वो हमें दिखाई देता है। इसलिए तीव्र प्रकाश से अंधेरे में जाने पर या अंधेरे से तीव्र प्रकाश में आने पर थोड़ा टाइम लगता है आंख को एडजस्ट होने में, समायोजित होने में। तो ये समायोजित होने की जो घटना होती है वो समंजन क्षमता के कारण होती है, और वो समंजन क्षमता सिलियरी मसल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। अब देखिए समंजन क्षमता क्या है। तो समंजन क्षमता आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तब वो हमें दिखाई देगी, अर्थात नेत्र लेंस से रेटिना की ये जो दूरी है ये फोकस दूरी होगी, और मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने, यहाँ पर वस्तु है तो भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। ऐसा तभी संभव है जब इसका फोकस दूरी समायोजित हो, एडजस्ट हो। फिक्स्ड फोकस दूरी होगा तो यहाँ पर यदि रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो यहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, आगे बनेगा या पीछे बनेगा। जैसा कि लेंस के चित्र में, लेंस में जहाँ प्रतिबिंब बना है वहां पर आपने देखा है कि फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर रखते हैं फोकस पर बनता है, सी पर रखते हैं तो सी पर बनता है। अलग अलग स्थान पर रखने पर अलग अलग स्थान पर इमेज बनता है, लेकिन नेत्र के द्वारा ऐसा समायोजन होता है, इस तरह से उसको समायोजित करता है ये नेत्र लेंस इस सिलियरी मसल्स के द्वारा कि कहीं भी वस्तु हो, नजदीक हो चाहे दूर हो, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। तो ऐसी क्षमता समंजन क्षमता होती है। अब एक चीज है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य आंख द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। सामान्य आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की होती है। अब इसमें होता है निकट बिंदु। क्या होता है आंख के लिए? नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, निकट बिंदु और दूर बिंदु। तो निकट बिंदु नजदीक के बिंदु को जहां तक हमारी आंख देख सकती है, तो निकट बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु फार पॉइंट। अब कहां तक हमारी आंख देख सकती है, ये तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग देखने की क्षमता होती है। कोई बहुत दूर देख सकता है, कोई कुछ कम दूर देख सकता है, लेकिन सामान्यतः इसको अनंत माना जाता है। सामान्यतः कोई 1 किलोमीटर देख सकता है, कोई हो सकता है 500 मीटर ही दिखाई दे उसको, कोई 2 किलोमीटर देख सकता है। अब कहने के लिए तो हम कहेंगे कि हम पूरा अंतरिक्ष को देख लेते हैं, चंद्रमा को देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं, अनंत तक देख लेते हैं, आसमान में रात में देख लेते हैं, आकाशगंगा दिखाई देती है। तो क्या जमीन पर भी उतनी दूरी हम देख पाते हैं? जमीन पर उतना नहीं देख पाते हैं, अंतरिक्ष में भले देख लेते हैं, लेकिन वो भी अस्पष्ट थोड़े देख पाते हैं। आकाश में जब वायुयान उड़ता है तो हमें छोटा सा प्रतिबिंब उसका दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तव में क्या उतना ही बड़ा होता है जितना हमें दिखाई देता है। वो आसमान में लगता है कि हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, लेकिन वो हमारी मुट्ठी में तो नहीं, हम उसकी मुट्ठी में जरूर चले जाएंगे, इतना बड़ा होता है। तो दूर बिंदु अनंत, ये याद रखने की चीज है, निकट बिंदु और दूर बिंदु, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। एक चीज होता है मोतिया बिंद, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये कभी कभी अधिक उम्र के लोगों में जिनका क्रिस्टलीय लेंस या ये नेत्र लेंस दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है,
तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पाता है किसी वस्तु का। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस टूटिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है, जिसको दूर करने के लिए शल्य चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। ऑपरेशन के द्वारा या तो मोतियाबिंद वाली परत को हटा दिया जाता है, या अब तो ज़्यादा डेवलप हो गया है साइंस, तो एक लेंस लगा दिया जाता है। तो शल्य चिकित्सा के द्वारा पुनः दृष्टि को वापस लौटाया जाता है। तो 1 नंबर 2 नंबर का सवाल ये भी हो सकता है, परीक्षा में आता है कि मोतियाबिंद किसे कहते हैं। ठीक है, इतना आप तैयारी कीजिए, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, यदि परीक्षा में आएगा तो पूरे 6 अंकों का आएगा, या इसमें से कुछ पार्ट तो जरूर आते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयारी कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सिखाइए, बताइए। यदि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न आपके मन में, कोई जिज्ञासा हो, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।